एनसीईआरटी विज्ञान में हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में कौन गलत है। पहला है, विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न दर से अभिक्रिया नहीं करती है। दूसरा है, पोटेशियम धातु है जिसे खुला रखने पर आग पकड़ लेता है। पहला है, विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न दर से अभिक्रिया नहीं करती है। और दूसरा है, पोटेशियम धातु है जिसे खुला रखने पर आग पकड़ लेता है। और इसमें से सही कूट का चयन करना है। पहला ए में है केवल एक, यानी केवल एक सही है। बी में है केवल दो, यानी केवल दो सही है। सी में है दोनों, एक और दो दोनों। और डी है कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा आपका बी। इन दोनों में केवल बी सही है। पोटेशियम धातु है जिसे खुला रखने पर आग पकड़ लेता है, ये सही है। और ये गलत है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न दर से अभिक्रिया नहीं करते, ये गलत है, क्योंकि विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न दर से अभिक्रिया करती है। तो ये आपका गलत हो गया और ये सही हो गया। हमारा सही विकल्प क्या हुआ? बी, यानी कि विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न दर से अभिक्रिया करती है। और दूसरा, पोटेशियम धातु है जिसे खुला रखने पर आग पकड़ लेता है। ये दो बातें होंगी, लेकिन यहाँ विभिन्न दर से अभिक्रिया करती है की जगह लिख दिया गया है कि अभिक्रिया नहीं करते, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होता है? गलत हो जाता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ये सही हो जाता है। तो सही। और यहाँ है, पोटेशियम धातु है जिसे खुला रखने पर आग पकड़ लेता है, ये सही है, क्योंकि आप जानते हैं सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को सुरक्षित मिट्टी तेल में, किरोसिन तेल में, मिट्टी तेल या किरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि खुला में रखने पर सोडियम और पोटेशियम दोनों में ये गुण है कि खुला में रखने पर वह तुरंत ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, जिससे उसमें आग पकड़ लेता है। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी तेल या किरोसिन तेल में रखा जाता है। और सोडियम पोटेशियम दोनों क्या है? धातु है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश किसके माध्यम से नेत्र में प्रवेश करता है। यानी सूर्य का प्रकाश हमारे नेत्र में किसके माध्यम से प्रवेश करता है। पहला है पक्षमाभि, बी है रेटिना, सी है स्वच्छमंडल और डी है परितारिका। तो आपका सही आंसर है स्वच्छमंडल, जिसे कि हम कॉर्निया भी कहते हैं। स्वच्छमंडल जिसे कॉर्निया भी कहा जाता है। स्वच्छमंडल का ही एक और नाम क्या है? कॉर्निया। स्वच्छमंडल का ही एक और नाम है कॉर्निया। तो इसी कॉर्निया या स्वच्छमंडल के माध्यम से प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है। और रेटिना क्या है? रेटिना आंख का लेंस है जिसपे रेटिना वो आंख का वो स्थिति है जिसपे आंख का लेंस अपना प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि रेटिना वो चीज है आंख का जिसके ऊपर आंख का लेंस अपना प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। आंख के भीतर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। आंख के भीतर लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनाया जाता है? रेटिना पर बनाया जाता है। और परितारिका क्या है? परितारिका यह आंख में स्वच्छमंडल या कॉर्निया के पीछे स्थित होता है और यह पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? आंख की जो पुतली है उसके आकार को, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। यदि प्रकाश अधिक तेज है तो उस समय पुतली का साइज, और जब प्रकाश कम है तब पुतली का साइज, दोनों में अंतर रहता है। तो इसी अंतर को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका नियंत्रित करता है। और रेटिना पर क्या है? आंख का लेंस अपना प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाता है। अगला है,
प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? यानी सूर्य की प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसका प्रकीर्णन होता है। तो ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके बाद प्रकाश का जो रंग होता है वो रंग किस पर निर्भर करता है? वर्ण यानी रंग किस पर निर्भर करता है? तो हमारे सामने विकल्प है कणों के घनत्व, कणों के रंग, कणों के साइज, इनमें से कोई नहीं। यानी प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के जो कण होते हैं उस पर प्रकाश पड़ता है और वायुमंडल के कण पर प्रकाश के पड़ने के बाद ये चारों तरफ प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। तो वही पूछ रहा है कि प्रकीर्णित प्रकाश या जो प्रकाश फैल गया उसका वर्ण किस पर निर्भर करता है यानी रंग। तो इसका सही आंसर होगा कणों के साइज, कणों के साइज। प्रकीर्णित प्रकाश का जो वर्ण होता है वो किस पर निर्भर करता है? वायुमंडल में जो सूक्ष्म कण होते हैं उसके जो आकार होते हैं उसी पर जो प्रकाश के जो किरण है उसका वर्ण, उसका रंग कणों के साइज, जो वायुमंडल में सूक्ष्म कण है उसके साइज पर ही प्रकाश का वर्ण निर्भर करता है। अगला है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता? बैगनी, नीला, श्वेत, काला। तो आपका सही विकल्प है काला। यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता? काला होता। वायुमंडल में सूक्ष्म कण है और प्रकाश की किरणें जब उन सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वहां से प्रकीर्णित होती है और वो प्रकीर्णित होकर के ही हमारे आंखों तक पहुंचती है। और चूंकि वो प्रकीर्णित प्रकाश जब सूर्य के सूक्ष्म कणों से प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन होता है तो उसमें कई तरह के रंग उत्पन्न होते हैं, लेकिन नीले रंग का जो नीले रंग की क्षमता सबसे अधिक प्रबल होती है। नीला रंग जो होता है उसकी प्रबलता सबसे अधिक होता है, उसकी प्रबलता सबसे अधिक होती है। इसीलिए हमारे आंखों तक नीला रंग ही पहुंच पाती है, हमारे आंखों तक नीला रंग पहुंच पाती है और इसी वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखता है, इसी वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखता है। और यदि ये प्रकीर्णन की प्रक्रिया नहीं होती तो काला दिखता। तब क्या दिखता? काला दिखता। प्रकीर्णन यदि नहीं होता तो आकाश का रंग हमें क्या दिखता? काला दिखता। और जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं या बहुत ऊंचे स्थानों पर जो वायुयान से उड़ान भरते हैं उनको भी आकाश का रंग काला दिखता है। काला क्यों दिखता है? क्योंकि ऊंचाई काफी ऊंचाई पर जाने पर प्रकाश के जो प्रकीर्णन की प्रक्रिया है वो स्पष्ट नहीं होती है, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन की जो प्रक्रिया है वो काफी कमजोर हो जाती है, प्रकीर्णन की प्रक्रिया काफी कमजोर या प्रभावहीन हो जाती है, जिसके कारण ऊंचाई पर उड़ते हुए अंतरिक्ष यात्रियों को क्या होता है? आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला है यदि बिंब अनंत पर हो तो अवतल लेंस का प्रतिबिंब होगा। यानी यदि बिंब अनंत पर हो तब ऐसी स्थिति में अवतल लेंस का प्रतिबिंब कैसा होगा? यहाँ विकल्प है बड़ा, छोटा, आभासी, एक से अधिक। तो आपका सही आंसर होगा एक से अधिक, एक से अधिक। जब बिंब अनंत पर हो तो अवतल लेंस का प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा होगा और आभासी होगा। कैसा होगा? छोटा होगा और आभासी होगा। और आप एक चीज को समझें कि जब बिंब बिंब जो अवतल लेंस के भीतर बिंब की स्थिति कुछ भी हो, अवतल लेंस के स्थिति के भीतर बिंब की स्थिति कुछ भी हो, बिंब की स्थिति कुछ भी हो, बिंब की स्थिति कुछ भी हो, कुछ भी हो, जो प्रतिबिंब है वो हमेशा आभासी, सीधा तथा छोटा ही होगा। प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा, छोटा होगा। आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। यानी अवतल लेंस के भीतर बिंब की स्थिति कुछ भी हो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। ये बातें आप स्पष्ट रूप से एनसीईआरटी में
लिखी गई है। लेकिन इसमें एक और चीज आपको ध्यान देना है, जब अवतल लेंस में बिंब अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के बीच हो, तब प्रतिबिंब जो होगा वो अत्यधिक छोटा भी हो सकता है। छोटा के साथ ही अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा हो सकता है। और एक स्थिति हो सकती है कि बिंब जो है वो वस्तु के साइज के बराबर भी हो सकती है, ये तीनों ही स्थिति होगी। या तो बिंब छोटा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, या बहुत अधिक होगा, तो वो वस्तु का साइज है उसके बराबर ही होगा। किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा नहीं हो सकता है। अवतल लेंस के भीतर किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा नहीं हो सकता। हमेशा क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा। लेकिन जब अनंत बिंब की स्थिति अनंत तथा ध्रुव के बीच होगी, तब हो सकता है कि ये अत्यधिक छोटा और बराबर हो। प्रश्न संख्या 6 है, सही को चुने। पहला है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। दूसरा है, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं। यहाँ कूट दिया गया है, सही का कूट है। ए में केवल 2 सही, यानी केवल 2। बी में है केवल ए, सी में है ए और 2 दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा सी। यानी 1 और 2 दोनों सही है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ये सही है। और प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं, यह भी सही है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं, क्योंकि प्रबल अम्ल एवं प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक का पीएच मान, प्रबल एवं अम्ल एवं प्रबल क्षारक का पीएच मान 7 होता है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक का पीएच मान 7 होता है, इसीलिए प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं। तो आप जानते हैं जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, और जिसका विलयन 7 से जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। दूसरा है 7वां, मानव के दोनों नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र कितना होता है। मतलब मानव के दोनों नेत्रों से जो क्षैतिज रूप से जो क्षेत्र दिखता है उसका क्षेत्र कितना होता है, जो क्षेत्र दिखता है उसका मान कितना होता है। 360 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 160 डिग्री। तो आपका सही आंसर होगा 180 डिग्री। मानव के दोनों नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। और मानव के एक आंख का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, 150 डिग्री। एक आंख का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है 150 डिग्री, जबकि दोनों नेत्रों का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होता है। इसीलिए एक आंख की तुलना में 2 आंख से हम ज्यादा बड़े क्षेत्र को बेहतर तरीके से देख पाते हैं। 2 आंख होने का यही लाभ है। क्वेश्चन 8 है, किस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग होता है। किस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग होता है, यानी विलयन में कौन सा ऐसा आयन है जिसकी सांद्रता को हम ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का विकास हमने किया है। ऑक्सीजन आयन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सभी। तो हमारा सही आंसर है हाइड्रोजन। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए ही हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं, या पीएच स्केल
का विकास किया गया है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए विलयन में हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए ही पीएच मान का पीएच स्केल का विकास किया गया है। और जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर अधिक है किसी विलयन में, तो वहाँ पे उसका पीएच मान उतना ही कम हो जाएगा। पीएच मान क्या हो जाएगा? पीएच मान उसका उतना ही कम हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उस विलयन का पीएच मान उतना ही कम होता जाएगा। ये याद रखने की है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उस विलयन का पीएच मान उतना ही कम होगा। और आप जानते हैं कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम क्षारीय विलयन। अब पीएच मान 7 से कम होने पर उसको ऐसे विलयन को हम कहते हैं अम्लीय विलयन। और जिसका पीएच मान 7 है उसको हम कहते हैं उदासीन विलयन। जिसका पीएच मान 7 है उसको हम कहते हैं उदासीन विलयन। और जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच मान उतना ही कम होता जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका इस्तेमाल एंटासिड के रूप में होता है? एंटासिड एक प्रकार का क्षारक होता है। एंटासिड क्या होता है? एक प्रकार का क्षारक होता है। तो कहा है निम्न में से किसका इस्तेमाल एंटासिड के रूप में होता है? पहला है CO2, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका सही आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सही आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और एक बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि अच्छा है, इससे आपका ज्ञान बढ़ रहा है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि वीडियो बने तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो हम आइए देखते हैं कि किसका इस्तेमाल एंटासिड के रूप में होता है। तो हमने इसका आंसर देखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। और इसका इस्तेमाल किस रूप में होता है? एंटासिड क्षारक के रूप में। और एंटासिड क्षारक की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब आप जानते होंगे कि हमारे शरीर के भीतर जो उदर है, इसको अमाशय भी कहा जाता है। अमाशय यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उदर से या अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। और ये अम्ल क्या करता है? भोजन के पाचन में सहायता करता है। भोजन पाचन में सहायता करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन पाचन में सहायता करता है। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मानव के शरीर में अपच जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अपच यानी भोजन ठीक से पच नहीं रहा हो। तो जब अपच जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अपच की स्थिति होती है तो ऐसी मात्रा में
ऐसी स्थिति में अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। और ये जो अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, इसके कारण हमें जलन और दर्द का अनुभव होता है। हमें क्या होता है? दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, जलन का। तो इसी दर्द एवं जलन को कम करने के लिए हम एंटासिड क्षारक का उपयोग करते हैं। एंटासिड क्षारक का उपयोग करते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? यह भी एंटासिड क्षारक है जिसका उपयोग किया जाता है। और इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही कूट को चुने। पहला है, धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। दूसरा है, गैलियम एवं सीजियम का गलनांक बहुत कम है क्योंकि वह अधातु है। पहला क्या है? धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। और दूसरा है, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है क्योंकि वह अधातु है। अब इसमें से सही कौन है? पहला विकल्प है ए और दो दोनों, यानी एक और दो दोनों सही है। दूसरा विकल्प है केवल एक, यानी केवल ये सही है। सी केवल दो, यानी केवल दो सही है। और डी कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा केवल एक, यानी बी। सही नहीं, सॉरी, आपका सही आंसर होगा बी केवल एक। हाँ सही है, ये केवल एक, बी केवल एक, केवल ये सही है और ये गलत है। धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, ये सही है। और इस यहाँ है कि गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। सीजियम और गैलियम का गलनांक बहुत कम है। इतना तो ये सही है, इस गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। लेकिन आगे जो लिखा है कि क्योंकि वह अधातु है, ये गलत है। ये वाला पोर्शन इसका गलत है। ये इतना सही है, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। लेकिन ये वाला गलत है, क्योंकि गैलियम और सीजियम गलनांक बहुत कम है, वो अधातु नहीं है। गैलियम और सीजियम भी क्या है? धातु ही है। गैलियम और सीजियम, ध्यान से सुनिएगा, गैलियम और सीजियम भी धातु ही है। लेकिन ये दो ऐसा धातु है जिसका गलनांक कम होता है, बहुत कम होता है। सामान्यतः बाकी धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम दो ऐसा धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। यानी कि इसके ठीक, ये है तो धातु, गैलियम और सीजियम क्या है धातु, लेकिन ये अधातु, लेकिन इसका गलनांक क्या होता है? इसका गलनांक बहुत कम होता है। यानी कि सामान्य तौर पे धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसा धातु है जिसका गलनांक कम होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि गैलियम और सीजियम क्या है? एक तरह से धातु का अपवाद है, क्योंकि इसका धातु होते हुए भी इसका गलनांक बहुत कम होता है। हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण तक भारत की वास्तविक दूरी कितनी है? उत्तर एकदम भारत का उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा, इन दोनों के बीच वास्तविक दूरी कितनी है? ये है 2933 किलोमीटर, 3224 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर और 2914 किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी या उत्तर और दक्षिण के बीच की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई, ये है आपका 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। अगला है, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है?
26 करोड़ वर्ष, 46 करोड़ वर्ष, 36 करोड़ वर्ष, 16 करोड़ वर्ष। तो आपका सही आंसर है 46 करोड़ वर्ष। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु 46 करोड़ वर्ष है लगभग। अगला है, भारत के मैदानी क्षेत्रों में फैले जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? भारत के मैदानी क्षेत्रों में फैले जलोढ़ की औसत गहराई कितनी? आप जानते हैं कि भारत के जो मैदानी क्षेत्र है उसका निर्माण हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली जो नदियां हैं उसके द्वारा जो अवसाद लाए गए हैं उसी से इन जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है। तो यहाँ है कि प्रश्न पूछ रहा है कि इन क्षेत्रों में फैले जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? पहला है 2500 से 3000 मीटर, दूसरा है 3000 से 3500 मीटर, तीसरा है 1000 से 1500 मीटर और चौथा है 1000 से 1200 मीटर। तो आपका सही आंसर होगा 1000 से 1500 मीटर। 1000 से 1500 मीटर जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 1500 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? आप जानते हैं कि हम हिमालय को 3 हिस्सों में बांटते हैं। हिमालय को मोटे तौर पे 3 हिस्सों में बांटते हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। और ये जो डिवीजन है, विभाजन है, इसका आधार क्या है? इसकी औसत ऊंचाई। इसका आधार क्या है? इसकी औसत ऊंचाई है इसका आधार। इसकी औसत ऊंचाई के आधार पर ही हम इसको इन 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं। तो आइए अलग अलग क्षेत्रों की औसत ऊंचाई कितनी है। हिमाद्री की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, 6000 मीटर। हिमाचल की औसत ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 मीटर, 4500 मीटर। और शिवालिक की है 900 से 1100 मीटर, 900 से 1100 मीटर। अब ये जो हिमाद्री है उसको हम महान हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? महान हिमालय। और हिमाचल जो है उसको हम लघु हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से हम हिमाचल को जानते हैं। और यहाँ यही पूछ रहा है कि लघु हिमालय यानी जो हिमाचल है उसको उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? यहाँ विकल्प है धौलाधर, नागतिभा, पोनानी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है नागतिभा। लघु हिमालय को यानी हिमालय का वो हिस्सा जिसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है उसको उत्तराखंड में हम नागतिभा के नाम से जानते हैं। और उसी को हिमाचल प्रदेश में हम धौलाधर के नाम से जानते हैं। उसी को हिमाचल प्रदेश में हम धौलाधर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लेप्चा जनजाति पाई जाती है, यानी कि भारत में लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? भारत में लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? हमारे सामने विकल्प है तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़। तो भारत में लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? दरअसल इसमें से चारों विकल्प गलत है। इनमें चारों विकल्प ही गलत है। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? इनमें से चारों विकल्प गलत है। असल में लेप्चा जनजाति सिक्किम और सिक्किम और दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम और दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में। यहाँ विकल्प को सेट करने में गलती हुई है तो इसीलिए इसको हटाते हैं। अब भारत में लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम और दार्जिलिंग का जो पहाड़ी क्षेत्र है उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में लेप्चा जनजाति पाई जाती है।
हमारा प्रश्न संख्या 7 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष में कितने दिन कार्यरत श्रमिक को सीमांत श्रमिक यानी सीमांत श्रेणी में रखा जाता है, सीमांत श्रेणी में माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष में कितने दिन कार्यरत श्रमिक को सीमांत श्रेणी में माना जाता है, यानी वर्ष में कितने दिन कार्यरत श्रमिक को सीमांत श्रमिक माना जाता है। 163 दिन से कम, 163 से अधिक, 183 दिन से अधिक, 183 दिन से कम। तो आपका सही आंसर है 183 दिन से कम। 183 दिन से कम। 183 दिन से कम वर्ष में जिन श्रमिकों को 183 दिन से कम का श्रम मिल पाता काम मिल पाता है, उन्हीं श्रमिक को हम सीमांत श्रेणी में रखते हैं या उन्हें हम सीमांत श्रमिक कहते हैं। और 183 दिन से अधिक जिनको काम मिलता है, जिन श्रमिकों को 183 दिन से अधिक का काम मिलता है, उनको हम मुख्य श्रमिक मानते हैं, मुख्य श्रमिक मानते हैं, मुख्य श्रमिक मानते हैं। आप जानते हैं जनगणना के अनुसार बीपीएससी के द्वारा लगातार प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि बाकी चीज़ों पर जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता पे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर कुछ बदलना हो तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये हमने एनसीईआरटी से ही लिया है। अगला है, प्रवास के आंकड़ों को सर्वप्रथम किस वर्ष की जनगणना में शामिल किया गया, यानी लोग जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो उनके वो जो प्रवास करते हैं उससे जुड़े आंकड़े को सर्वप्रथम किस वर्ष की जनगणना में शामिल किया गया था। हमारे सामने विकल्प है 1881, 1951, 1991, 1931। तो आपका सही आंसर होगा 1881। 1881 जो कि भारत की पहली नियमित जनगणना थी। 1881 की जनगणना क्या थी? पहली नियमित जनगणना, पहली नियमित जनगणना थी। और इसी जनगणना में पहली बार प्रवास के आंकड़ों को भी शामिल किया गया था। अगला है, गुरु महिसानी खदान किस राज्य में स्थित है? गुरु महिसानी खदान किस राज्य में स्थित है? हमारे सामने विकल्प है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो आपका सही आंसर होगा उड़ीसा। गुरु महिसानी खदान उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये लौह का खदान है। गुरु महिसानी से किसका उत्पादन होता है? लौह का। गुरु महिसानी लौह का खदान है, लौह का, लौह का खदान है ये। और ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कुछ और खदानें भी स्थित है। उड़ीसा में कुछ और खदानें भी स्थित है। जैसे आप देख सकते हैं बादाम पहाड़, बादाम पहाड़, ये भी लौह खदान है, ये उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा कीड़ी बुरू, यह भी लौह का खान है, यह भी उड़ीसा में स्थित है। तो गुरु महिसानी के अलावा बादाम पहाड़, कीड़ी बुरू, यह भी उड़ीसा में ही स्थित है, ये भी उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा यहाँ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख लौह खदान कौन कौन है? एक तो आपका हो गया दुर्ग है छत्तीसगढ़ में, दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा ये भी लौह खदान छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा एक और बहुत ही फेमस लौह खदान है जो बार बार पूछा जाता है, वो है बैलाडीला। ये तीनों खदान, लौह खदान, दुर्ग, दंतेवाड़ा और बैलाडीला, दुर्ग, दंतेवाड़ा और बैलाडीला, ये तीनों कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है और लौह का खदान है। छत्तीसगढ़ में है और लौह का खदान है। उसके बाद कर्नाटक में भी कुछ प्रमुख लौह खदान है, जैसे आपको बेल्लारी में है, बेल्लारी। इसके अलावा आपका चिकमंगलूर, ये सब कहाँ है? ये सब कर्नाटक की लौह की खदानें हैं। बेल्लारी, चिकमंगलूर, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में है। बेल्लारी, चिकमंगलूर कर्नाटक में है। अगला है,
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जिसको हम ओएनजीसी के नाम से जानते हैं, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ओएनजीसी के नाम से जानते हैं। पूछ रहा है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारे सामने विकल्प है 1984, 1956, 1969, 1973। तो आपका सही आंसर होगा 1956। 1956 में ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। किस चीज के लिए हुई थी? तेल, पेट्रोलियम, इसके अन्वेषण और खुदाई के लिए। तेल पेट्रोलियम के अन्वेषण एवं खुदाई, अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए। अन्वेषण एवं उत्पादन यानी ये इस बात की खोज करता है कि भारत के किस क्षेत्र में तेल उत्पादन पेट्रोलियम उत्पादन की संभावना है, कहाँ से पेट्रोलियम प्राप्त किया जा सकता है, और फिर उस जगह का अन्वेषण करने के बाद वहाँ से कच्चे तेल का उत्पादन भी इसी के द्वारा किया जाता है। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी। 1984 में भी एक महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना हुई थी, वो है गेल, GAIL, गेल, जिसको आप जानते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्य काम है प्राकृतिक गैस का उत्पादन करना है। इसका मुख्य काम क्या है? प्राकृतिक गैस का उत्पादन करना। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1969 है, 1969 में पहली बार भारत में बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैंक का राष्ट्रीयकरण पहली बार भारत में 1969 में ही हुआ था। उसके अलावा यहाँ है 1973 में भी एक महत्वपूर्ण बात हुई थी, जो आप जानते हैं, मुंबई हाई, जो भारत का प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है मुंबई हाई, इसकी खोज भी 1973 में ही हुई थी। इसकी खोज 1973 में ही हुई थी। मुंबई हाई तेल क्षेत्र की खोज भी 1973 में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, आप जानते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चला था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चला था। पूछ रहा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी? बिजाग, विजयनगर, सेलम, एक से अधिक। तो इसमें आपका सही आंसर है एक से अधिक। इन तीनों ही, बिजाग, विजयनगर और सेलम, इन तीनों ही इस्पात संयंत्र की स्थापना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी। बिजाग कहाँ है? बिजाग है आपका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बिजाग है। विशाखापट्टनम में बिजाग है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बिजाग है। विजयनगर कहाँ है? ये आपका है कर्नाटक में। विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में है विजयनगर कर्नाटक में है। और आपका सेलम ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। सेलम कहाँ है? सेलम है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इन तीनों ही इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। बिजाग, विजयनगर, सेलम। बिजाग है विशाखापट्टनम में, विजयनगर है कर्नाटक में और सेलम है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली आधुनिक सूती मिल स्थापित की गई थी, यानी भारत में पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? हमारे सामने विकल्प है कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद और कोयम्बटूर। मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद और कोयम्बटूर। तो आपका आंसर होगा, सही आंसर होगा मुंबई। आधुनिक सूती मिल की स्थापना 1854 में
1854 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। कानपुर है, कानपुर ये भी सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वस्त्र उत्पादन के लिए सूती वस्त्र और प्लस यहाँ ऊनी वस्त्र का भी उत्पादन होता है, तो ये भी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कानपुर। और कानपुर को क्या कहा जाता है? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अहमदाबाद में भी सूती वस्त्र का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, तो अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का बोस्टन कहा जाता है। कोयम्बटूर ये तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में है और यह भी सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोयम्बटूर भी सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत में सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में जाना जाता है और इसी को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कोयम्बटूर को ही दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत में के वस्त्र के उत्पादन की राजधानी के रूप में जाना जाता है। मुंबई को भारत में वस्त्र उत्पादन के राजधानी के रूप में जाना जाता है। और ये जो मैनचेस्टर शब्द आप बार बार देख रहे हैं, ये दरअसल ब्रिटेन में है। मैनचेस्टर कहाँ है? ब्रिटेन में है। और 1760 के बाद जब, या इसी के आसपास, 1760 के आसपास जब दुनिया में पहली बार ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी 1760 के आसपास, औद्योगिक क्रांति, तो उस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो ब्रिटेन का मैनचेस्टर है, ब्रिटेन का मैनचेस्टर जो है वो सूती वस्त्रों के बहुत बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभर करके सामने आया था। वहां दुनिया में सबसे अधिक आधुनिक उद्योगों के माध्यम से सूती वस्त्रों का उत्पादन होने लगा था। तो उसी मैनचेस्टर से तुलना करते हुए कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है।